सब ठंडा करने में 30 दिन, टेस्टिंग के लिए 30 दिन और गर्म करने में 30 दिन। चेंबर में ऐसे टेस्ट्स प्लान करते समय हमेशा कॉन्टिंजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं। ह्यूस्टन के लिए, जहां हम चेंबर पावर लॉस या इंस्ट्रूमेंट फेलियर पर सब देखते हैं। उन्होंने कहा, हमें हरिकेन के लिए भी प्लान करना होगा। मुझे याद है, मैंने कहा, क्या मजाक है? हमें एक स्टॉर्म के बारे में सुनने को मिला जो बन रहा था। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म था। हम सब इकट्ठे हुए, कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग की। हमने स्टॉर्म्स पर सोचा था। 5 दिन का लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई था बड़े स्टॉर्म के लिए। हम तैयार हुए। स्टॉर्म कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 तक अपग्रेडेड होता गया। हम मॉनिटर कर रहे थे। मुझे याद है, मैंने शिफ्ट खत्म की। हरिकेन आने वाला था। हम क्या करें? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, घर जाओ। मैं कोलीग्स के साथ डिनर पर गया। रेस्टोरेंट से निकलते ही पानी में चल रहे थे। सड़क पर पानी साइडवॉक जितना ऊंचा था। उस रात हरिकेन आया। शनिवार सुबह आसमान साफ हुआ। लगा वर्स्ट पार्ट निकल गया। तूफान आया था। कुछ लोग रुके, पर हमने टेस्टिंग शुरू कर दी। और शनिवार दोपहर हमें प्राइमरी मिरर की पहली मेजरमेंट मिली। पहली बार हमने पूरा प्राइमरी मिरर देखा हरिकेन के अगले दिन। उन फर्स्ट मेजरमेंट्स के 1 घंटे के अंदर ही शवल ने एक्चुअली हम डिनर पर गए सेलिब्रेट करने की हम बच गए। वहीं मेटेओरोलॉजिस्ट का ईमेल आया कि स्टॉर्म स्पाइरल में वापस आ रहा है और शनिवार रात को बड़ा हिट मिलेगा। बारिश शुरू हुई। 30 मील पर आ की हवाएं और खतरनाक स्टॉर्म यादों में आने लगा। मैं बता सकता हूँ, हमें 51 उस हफ्ते बारिश हुई, पर 42 इंचेस से ज्यादा एक ही रात में हुई। इतना इंटेंस था कि पानी छत से आने लगा। हमें इक्विपमेंट कवर करना पड़ा। आप वहां थे, पानी आता देख रहे थे, फिर उन्हें आते देखा और सब कुछ सेट कर रहे थे। हम बस डे टू डे से निपट रहे थे। हम इन सब को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे थे। तूफान पूरे 5 दिन तक रहा। हमारे पास 5 दिन का लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई था, पर 5 दिन पूरे हो रहे थे। हमें इमरजेंसी वार्म अप करना पड़ता। चीजों को प्लान से तेजी से गर्म करना पड़ता। टुकड़े टूट जाते। आप चीजों को बदल नहीं सकते। इतनी तेजी से टेम्परेचर बदले। पर दिक्कत थी कि लिक्विड नाइट्रोजन का सप्लायर पानी में था। स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी, तो लिक्विड नाइट्रोजन की शिपमेंट्स नहीं मिल रही थी। यह राज्य की प्राथमिकता थी। हमें करना ही था। सेंटर ने रिसोर्सेज से लिक्विड नाइट्रोजन इकट्ठा करके टैंक्स में भरा। टीमें कंट्रोल रूम में सोईं। हरिकेन हार्डी टीम ने टेलीस्कोप की सुरक्षा को सब कुछ दिया। हम अंतिम दिन पर थे। सुबह जल्दी आकर घंटों बाद लिक्विड के लिए डिवीजन प्रेसिडेंट मिले। उन्हें ड्राइवर और सप्लाई के लिए ट्रक्स मिले। वे उस रात या अगली सुबह आ गए, वरना इमरजेंसी वार्म अप करना पड़ता। वे आए। मुझे याद है, वीडियो था।
कैमरा उस जगह का जहां ट्रक्स आते। जब हमने ट्रक्स देखे तो पूरा कंट्रोल रूम खुशी से झूम उठा। मैं चेंबर में पहले लोगों में से था। जब हमने इसे खोला तो यह था। यह मेरे बर्थडे पर था। वेब पर काम करते हुए सबसे पावरफुल एक्सपीरियंसेस में से एक। चेंबर अमेजिंग है। दरवाजा बंद होने पर यह पूरा ब्लैक होता है। नॉन रिफ्लेक्टिव होने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइट के लिए हम फ्लैशलाइट से इंस्पेक्शन करने गए। यह स्पेलंकिंग जैसा है। स्पेस टेलीस्कोप वाली केव में जाना, यह सबसे कूलेस्ट चीज थी। हमें प्राइमरी मिरर देखने के लिए स्कैफोल्डिंग पर चढ़ना पड़ा। हम चेंबर में गए और स्कैफोल्डिंग पर चढ़कर देखा। इस चेंबर में गोल्ड मिरर्स को ब्लैक बैकग्राउंड के सामने देखना ब्रिलियंट था। जब मैंने गोल्ड की सुंदरता को पार किया, मिरर्स फिर से वे पूरी तरह से फिल्दी थे। यह चेंबर से फॉलआउट के कारण था। क्रायोजेनिक टेस्टिंग के दौरान सभी पर्टिकुलेट और सब कुछ जमा हो गया था। चैम्बर में 50 सालों की गंदगी एक्सपोज्ड गोल्ड प्राइमरी मिरर सेगमेंट्स पर गिरी। क्रायो टेस्टिंग के बाद उनकी हालत खराब थी। मिरर्स साफ करने का फैसला हुआ। ये मल्टीमिलियन डॉलर बेरिलियम गोल्ड कोटेड बेरिलियम मिरर्स थे। स्क्विजी या विंटेक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने गोल्ड प्राइमरी मिरर को नीचे की ओर घुमाया। डर था कि कोटेड ऑप्टिक साफ करते हुए कोटिंग को नुकसान होगा, मिरर खरोंच जाएगा या कोई पदार्थ लग जाएगा। बॉल से लाकिन और उनकी टीम एक खास ब्रश और आईपीए के साथ प्रोन पोजीशन में गए। उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर को साफ किया। छोटे ब्रश स्ट्रोक्स, हर स्ट्रोक आधा 1 इंच का था। यह बहुत डिटेल्ड काम था जिसमें समय लगा। मैं 10 दिनों तक टेलीस्कोप के बहुत करीब था। उस गोल्ड कोटेड प्राइमरी मिरर के नीचे होना इनक्रेडिबल है। इसे साफ करने में एनर्जी लगाना, यह जानकर कि यह फोटॉन्स लेगा और यूनिवर्स रिवील करेगा, मुझे इसमें समय मिलता है। इसे भविष्य के लिए तैयार करना, साफ करना और इसे सबसे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन और कंडीशन में रखना। अन्य मुश्किल चीजें जब बात आती है। डिप्लॉयमेंट्स में सनशील्ड जैसी बड़ी फ्लेक्सिबल चीजें सबसे मुश्किल है। मिरर्स बड़े, रिजिड हैं, काम करते हैं और हमें उनका अनुभव है। रिजिड चीजों को ऑर्बिट में मूव और लैच करना, मेम्ब्रेन्स जैसी फ्लेक्सिबल चीजें सही जगह ले जाना, गलत जगह न जाने देना मुश्किल है। सनशील्ड डिजाइन पर मुझे लगता है कि सनशील्ड डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारे प्लीज, केबल्स, मोटर्स और ड्राइव्स हैं। अगर आप मुझसे कहें कि सनशील्ड डिजाइन को सिंप्लीफाई करो, तो मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। यह जरूरत से कॉम्प्लिकेटेड है। यह बड़ा है, लाइटवेट होना चाहिए। इसे डिप्लॉय होना है, टेंशन में रहना है, ढीला नहीं हो सकता। इसे स्टो और फोल्ड भी करना है। आप ये सभी कंस्ट्रेंट्स लाते हैं। डिजाइन स्पेस का बड़ा हिस्सा कट जाता है। आपके पास डिजाइन के लिए नैरो बॉक्स बचता है।
इसे किसी और तरह से सोचना मुश्किल है। यह आपकी जिंदगी जैसा है जो आपको आकार देती है। सनशील्ड इसकी की है। यह वेब को सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की गर्मी से बचाता है ताकि वह सुपर कोल्ड टेम्परेचर्स पर ऑपरेट कर सके। कोई डिजाइन स्टैंडर्ड्स नहीं थे। यह सनशील्ड इतना नॉवेल है कि ऐसा कुछ भी पहले नहीं उड़ा जो ऐसे कॉम्प्लेक्स काम करता हो। यह उम्मीद से ज्यादा बड़ी चुनौती निकला क्योंकि बड़े डिप्लॉयमेंट्स में अनुभवी लोग थे। मुश्किल समस्या थी और यह यूनिक सनशील्ड। हमने इसके मटेरियल को हैंडल करना टेस्ट किया। यह बहुत पतला है, 5 लेयर्स है। सबसे पतली 1 मिल है जो 1/1000वां हिस्सा। हम इसे बिना फाड़े हैंडल करना चाहते थे। कागज कुछ ही बार मुड़ता है, क्रीसेस बनते हैं। सनशील्ड की बड़ी समस्या थी लॉन्च के दौरान इसे कैसे सपोर्ट करें। यह फ्लॉपी है, 5 चीजें फोल्ड होती हैं। लॉन्च पर इसे होल्ड करना पड़ता है वरना यह सैग होगा, हिलेगा और फट जाएगा। इसे सपोर्ट देना होगा। लॉन्च एनवायरनमेंट काफी वायलेंट होता है। मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर से होल्ड करने 107 रिलीज डिवाइसेस हैं। मेम्ब्रेन्स में प्रीसाइसली लोकेटेड कई होल्स हैं। फोल्ड होने पर ये होल्स अलाइन होने चाहिए। डिप्लॉय होने पर इनसे धूप नहीं आनी चाहिए। उन्हें अलाइन करना एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है। वेब मैसिव है, 3 स्टोरीज ऊंचा और टेनिस कोर्ट के साइज का। रोजर फेडरर और नादल को दौड़ते इमेजिन करें। हमारा टेलीस्कोप उतना बड़ा है। यह कितना बड़ा और मुश्किल काम है। एनईए एक नॉन एक्सप्लोसिव एक्चुएटर है। ये वेब पर इस्तेमाल होने वाले रिलीज मैकेनिज्म्स हैं। हमारे ज्यादातर रिलीज मैकेनिज्म्स। सनशील्ड को हम इस बड़े स्ट्रक्चर पर पिन करेंगे। ऑर्बिट में जाकर वो पिन्स हटा देंगे और सब ठीक हो जाएगा। मुझे वो मीटिंग याद है जहां लगा ये बहुत बुरा आइडिया है। मैं वहां था। नॉर्थरॉप के इंटीग्रेशन टेस्ट हेड मुझे क्लीन रूम में इंस्पेक्शन के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने कहा, आपको वार्न करना होगा, वहां थोड़ी हलचल हो। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, इस टेस्ट के बाद जमीन पर स्क्रूज मिले, 1000 से ज्यादा थे। स्क्रू नट के पार जाने पर शार्प एज छोड़ता है, केबल फंसा सकता है या 1.000 इंच मोटी मेम्ब्रेन खरोंच सकता है। और एक वैक्यूम में छेद कर सकता है। ये एक सटल इंटरफेस इशू था। टेस्टिंग ऐसे इश्यूज अनकवर करती है। लेकिन जब बड़े सनशील्ड में बहुत सारे स्क्रूज हों, छोटे छोटे पार्ट्स, एक छोटी सी चीज मल्टीप्लाई होकर कई गुना बढ़ सकती है। हम एक पुराने फिश टैंक जैसे थे। शुरू से ही पता था कि ये एक इशू बनेगा। इससे हम सबको बहुत स्ट्रेस हुआ। यह एक बड़ा झटका था। हमारे स्केड्यूल पर 11 महीने का असर पड़ा। डिप्लॉयमेंट्स में 344 सिंगल पॉइंट फेलियर्स थे और 44 सिंगल पॉइंट फेलियर्स जो लास्ट रीसेट इंस्टॉलेशन पर निर्भर थे। आपको पूरी ओपननेस और ऑनेस्टी का माहौल चाहिए। पॉलिटिक्स का डर इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह क्रशिंग है। टीम अप फंस